जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर आपको क्लास मिलती रहे। साथियों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, बप्पा रावल तक हमने सारा इतिहास पढ़ लिया। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है वो क्लास देख ले। और आपसे मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको एक बार यदि आप मेरे से यहाँ इतिहास पढ़ लोगे राजस्थान का चाहे इंडिया का, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी परीक्षा दे देना, यहाँ से एक भी % नहीं छूटेगा, ये इतना वादा है, इतना मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलवाता हूँ दोस्तों। इसके अलावा आप साथ में नोट्स बनाते जाएं। हाँ, पेन और नोटबुक लेकर बैठे नोट्स बनाते जाएं। ये चीजें आपको बाद में रिवीजन भी करना है। आज कल जो हमने चीज पढ़ी थी उसको आप पुनः रिवीजन करके आओ, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, आप भूलोगे नहीं वापिस। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, बप्पा रावल की हमने बात की। बप्पा रावल ने जो कि हरित ऋषि की गायें चराते थे, और उसके बाद में उन्होंने चित्तौड़ का जो शासक था चित्रांगद मौर्य शासक को पराजित किया और मेवाड़ के शासक बने थे बप्पा रावल। सास बहू का मंदिर भी उन्होंने बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया था बताओ, देखें, नागदा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अब जो शासक है अगला जिसका हम इतिहास पढ़ेंगे वो है अल्लट या आलू रावल। अल्लट इसकी उपाधि है आलू रावल की। बात करेंगे हम दोस्तों अल्लट की। अल्लट मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी। गुरुजी, नौकरशाही प्रथा क्या होती है? नौकरशाही प्रथा होती है दोस्तों, पहले क्या होता था, जो सैनिक वगैरह थे, जो राजा महाराजाओं की जो सेना में सैनिक थे, चाहे नौकर थे, कोई भी किसी भी पद ओहदे का हो, किसी पद का व्यक्ति था, तो उसको पहले सैलरी नहीं मिलती थी। जो अभी जो वेतन मिलता है हमें नौकरी करने के बदले सैलरी मिलती है, वो वेतन पहले नहीं मिलता था। उनका जो परिवार होता था सैनिकों का, जो भी वहाँ पर थे लोग, तो उनको उनके बदले में खाना मिल जाता, रहने की स्थान मिल जाता, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। लेकिन बाद में इन्होंने ही, अल्लट ने, आलू रावल ने ही ऐसा नियम निकाला, नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। जितने भी उनके कर्मचारी थे उस समय उन सभी को वेतन दिया जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे आगे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने स्टार लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ये स्टार मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है कई बार और आगे भी आएगा और आता रहेगा कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? अल्लट ने, आलू रावल ने की। दूसरी बात करें हम इसकी, तो ये प्रथम ऐसा शासक था राजस्थान का जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। क्या किया था? प्रथम ऐसा शासक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, यानी अपने देश से बाहर जाकर इसने शादी की थी। यह चीज ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है ये भी। और इसने शादी किसके साथ में की थी? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में। विवाह किसके साथ में किया था? हुण की राजकुमारी, हुण राजकुमारी हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। तो यह चीजें आप नोट करो साथ में। सबसे पहले लिखो अल्लट, अल्लट के बारे में लिखो, मेवाड़ का अगला शासक। यह भरतपट द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? भरतपट द्वितीय का। उपाधि, इसको उपाधि आलू रावल की दी गई, महाराज आलू रावल जी। प्रथम शासक जिसने नौकरशाही प्रथा का गठन किया, नौकरशाही का गठन किया। प्रथम शासक जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। और इसने, ये चीज भी आप स्टार लगा लेना, जो मैं स्टार लगा रखा है ना, इन चीजों को आप नोट कर लेना, अच्छे ढंग से हाईलाइट कर लेना। अपनी राजधानी इसने आहड़ को बनाया था। सबसे पहले राजधानी मेवाड़ की थी नागदा, जो कि बप्पा रावल ने बनाया। उसके बाद इसने राजधानी को बदला और अपनी नागदा से अपनी राजधानी आहड़ को किसने बनाया? तो अल्लट ने बनाया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं आहड़ है, इस आहड़ को भी बदला। आहड़ से राजधानी चित्तौड़गढ़ सबसे पहले किसने बनाया ये बताओ? आहड़ से चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाया था जेतर सिंह ने। किसने बनाया? जेतर सिंह ने। तो देखो, चित्तौड़ है जो अपना मेवाड़ है, मेवाड़ रियासत, इसकी अलग अलग राजधानी रही है, एक राजधानी नहीं रही। सबसे पहले नागदा, उसके बाद में आहड़, फिर चित्तौड़गढ़। नागदा किसने बनाया? सबसे पहले नागदा बप्पा रावल ने। आहड़ किसने बनाया? आहड़ अल्लट ने। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? जेतर सिंह ने बनाया। उसके बाद में अलग अलग राजधानी रही, कभी कुमलगढ़ रही, कभी उदयपुर रही। तो ये चीजें पूछी जाती है, हम आगे बात करेंगे उनके बारे में, तो इतना उतारो। उसके बाद में इसके शासनकाल में आहड़ में सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख मिला था, यह भी लिख लेना। और जगत अंबिका मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। जगत अंबिका मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में इसका निर्माण करवाया। और इस मंदिर को, जगत अंबिका का जो मंदिर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये लिख लो, ये प्रश्न भी आ चुका है कई बार एग्जाम में। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है?
तो जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर, इसको कहा जाता है। तो यह चीज़ आप नोट कर लो। इतना ही है आलू रावल के बारे में, अल्लट के बारे में कोई ज़्यादा है नहीं। जगत अंबिका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण अल्लट ने करवाया था और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये इतनी चीज़ें आप अल्लट के बारे में लिख लो, काफ़ी है। अल्लट के बाद में जो शासक बनते हैं, हाँ, इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। उतार लिया होगा, आशा करता हूँ। इतना रोक कर आपने क्लास को बीच में। कुछ देखो साथी बोलते हैं कि सर हमें साफ नहीं दिखाई देता, तो हम फुल क्वालिटी में अपलोड करते हैं क्लास को। आप मोबाइल को पहले तो पूरी स्क्रीन में देखो, क्लास को मोबाइल को पूरी स्क्रीन में कर लो, उसके बाद उसकी क्वालिटी कम से कम आप 480 में तो कर ही लो। यूट्यूब पर क्वालिटी बदलने का ऑप्शन आता है वीडियो की, तो 480 में आप क्वालिटी करके देखो, तो आपको वहाँ से स्पष्ट दिखाई देगा। क्वालिटी कैसे बदलते हैं, आप इधर कोने में देखोगे, इधर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे इस प्रकार से। इन 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक करो, फिर आपको वहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अल्लट के बाद में। अल्लट के बाद में शासक कौन बनता है? अल्लट के बाद शासक बनता है नरवान। नरवान के बाद में शासक बनता है शालिवान द्वितीय। शालिवान द्वितीय के बाद शासक बनता है शक्ति कुमार। कि गुरुजी इनके बारे में बताओ, इनका कोई इतिहास नहीं है, इनका केवल हमें नाम मात्र मिलता है और इनके इतिहास के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ये तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, वैसे भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, मेवाड़ का सबसे लंबा इतिहास है। बाकी तो हम पढ़ेंगे आमेर का, चाहे मेवाड़ का, यहाँ का मेवाड़, मारवाड़ का और बीकानेर का, कहीं का भी, तो वो बिल्कुल छोटे छोटा इतिहास है, कोई लंबा है नहीं, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो मेवाड़ का इतिहास है सबसे लंबा इतिहास है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिन शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका कोई इतिहास में कुछ भी जानकारी में नहीं मिलती है तो उनको हमें छोड़ रहे हैं उनके बारे में। तो शालिवान द्वितीय, नरवान, इनकी कोई जानकारी इनके बारे में कुछ मिलता नहीं है, नाम मिलता है केवल। अब बात करते हैं शक्ति कुमार की। तो ये शक्ति कुमार है, इसके बारे में ध्यान रख लेना आप, एक लाइन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनके काल में मालवा का शासक था जिसका नाम था मुंज परमार। मालवा का शासक कौन था? मुंज परमार। इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। इसने मुंज परमार ने किसके काल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था? शक्ति कुमार के शासनकाल में, ये ध्यान रखना। इस आक्रमण के समय यहां पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर त्रिभुवन या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया भोज परमार ने। यह इसका भतीजा था शायद, ये भोज परमार मुंज परमार का भतीजा था। और इसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में त्रिभुवन मंदिर है, या जिसे मोकल मंदिर कहा जाता है। मोकल मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मोकल है, इस मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भोज परमार ने बनवाया था, ध्यान रख लेना। उसके अलावा राष्ट्रकूट का जो शासक था उस समय वो था धवल। इस धवल ने इस शक्ति कुमार की इस युद्ध में सहायता की थी। इसकी किसकी सहायता की? शक्ति कुमार की, धवल ने सहायता की थी राष्ट्रकूट शासक ने इस युद्ध में, फिर भी ये विजय नहीं हो पाया। उसके बाद में शासक बनता है शक्ति कुमार के बाद में अंबा प्रसाद। कौन बनता है? अंबा प्रसाद। उसके बाद में सूची वर्मा, फिर हस्तपाल, फिर वेरी सिंह। इस वेरी सिंह के बारे में ध्यान रख लेना, इसने आहड़ मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। परकोटा क्या होता है? परकोटा क्या होता है? जैसे जयपुर नगर का परकोटा है, नगर के बाहर का, ठीक है ना। तो नगर आहड़ नगर था, इस आहड़ के परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ध्यान रख लेना, वेरी सिंह के द्वारा। इसके बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान रख लेना, इस एक ही शासक के बारे में। बाकी आपको याद है कुछ भी, इनका याद नाम भी आप याद नहीं रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में शासक बनता है वेरी सिंह के बाद में विजय सिंह। कौन बनता है? विजय सिंह। इसका भी कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो इनका नाम भी आप लिखना चाहो तो किसके बाद में कौन शासक बना तो वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और उतार लो ये एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, शक्ति कुमार के बारे में ध्यान रखना, इसके काल में मालवा का जो शासक था मुंज परमार, इसने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। और इसका जो भतीजा था भोज परमार, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके बाद में ध्यान रखना, आहड़ नगर का जो परकोटा है इसका निर्माण किसने करवाया था? वेरी सिंह ने करवाया था, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में शासक विजय सिंह बनता है। उतार लिया होगा आपने, रोककर आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है जिसकी बात करेंगे, उसका नाम है रण सिंह या करण सिंह। अगला शासक कौन है दोस्तों? रण सिंह, जिसका दूसरा नाम करण सिंह भी मिलता है। इस रण सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। इन दोनों ने अलग अलग 2 शाखाओं की शुरुआत की, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आ चुका है। कौन कौन सी शाखाओं की शुरुआत की? ध्यान रखना, सेम सिंह ने शुरुआत की थी रावल शाखा। कौन सी शाखा की शुरुआत की थी? रावल शाखा। पूछा जा चुका है कि रावल शाखा की शुरुआत किसने की मेवाड़ में? तो सेम सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सेम सिंह के द्वारा। इस शाखा को राघव या गुहिल शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा का दूसरा नाम है राघव या गुहिल शाखा।
दूसरा है राहप। इस राहप ने क्या किया, राणा शाखा की स्थापना की और इसे सिसोदा शाखा भी कहा जाता है। ये दो चीजें ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या है, अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं ये शाखाएं क्या है, क्या शुरुआत की, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि रावल सामंत सिंह, रावल जैत्र सिंह, तो यही रावल है, ये रावल शाखा। ये रावल शाखा के शासक बनते हैं पहले, बाद में आगे जाकर कौन सी शाखा के बनेंगे, सिसोदा या राणा शाखा। जैसे इनके सामने लगता था, जैसे मान लो कोई शासक है, उस शासक के सामने वो नाम लिखता था, पहले नाम लिखता था। जैसे रावल शाखा है तो रावल जैत्र सिंह है, तो जैत्र सिंह के आगे क्या लगेगा, रावल जैत्र सिंह। ठीक है, रावल जैत्र सिंह, रावल सामंत सिंह, इनके आगे लगता था। ठीक है, तो और कोई ज्यादा है नहीं, इनके नाम के आगे ये नाम लगता था। जैसे राणा शाखा की शुरुआत की राहप ने, तो राणा सांगा, राणा कुंभा, है ना, राणा प्रताप, तो वो जो राणा लगते हैं तो वो कौन सी शाखा, इस शाखा की, राणा शाखा की शुरुआत किसने की थी, राहप के द्वारा की गई। और कुछ ज्यादा झमेला इसका है नहीं। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं पता नहीं गुरुजी ये क्या है, तो यही चीज है, उनके नाम के आगे लगता था। ठीक है, जैसे आपके नाम के आगे श्रीमान लगता है या चौधरी लगता है किसी के, तो ये इसी प्रकार इनकी राणा और क्या लगता है, रावल लगता है। तो ये लिख लो आप, राणा रावल शाखा की शुरुआत श्याम सिंह ने की और राणा शाखा की शुरुआत राहप ने की। इन दोनों ने अलग अलग यहाँ पर दो शाखा में बांट दिया। लिख लिया होगा आपने, आशा करता हूँ, छोटी सी लाइन है, रोक कर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते एक बार क्लास को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ भाई आपको किस प्रकार से क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला शासक बनता है रावल सामंत सिंह। अब गुरुजी नाम है इसका सामंत सिंह, नाम क्या है, नाम है इसका सामंत सिंह, और सामंत सिंह के आगे लगाएंगे रावल। इस रावल शाखा की शुरुआत किसने की थी, कमेंट करके बताओ, क्योंकि इनके नाम के आगे रावल लगता है, तो इसकी शुरुआत किसने की, रावल शाखा की, बताओ। देखें, अब मैं बात करूंगा सामंत सिंह की। तो सामंत सिंह को आपको याद करना है, तो एक ही चीज याद रखना, आप सभी को पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध हुए थे दो, 91 में प्रथम और 92 में दूसरा। तो ध्यान रखना दोस्तों, किन किन के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और उस युद्ध में यह सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हुए मारा जाता है। कि गुरुजी पृथ्वीराज चौहान का और सामंत सिंह का क्या संबंध है, ये एक दूसरे के समकालीन थे, ये चौहान शासक था, तो दोस्तों इनमें बहुत ही गहरा संबंध था। ये इन एक दूसरे में रिश्तेदारी थी। क्या रिश्तेदारी थी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इसकी बहन थी, बहन का नाम क्या था, पृथ्वीबाई प्रभा। बहन का क्या नाम था, पृथ्वीबाई प्रभा। इस पृथ्वीबाई प्रभा का विवाह पृथ्वीराज सामंत सिंह के साथ करवाता है। किसके साथ करवाता है, सामंत सिंह के साथ में। अब ये क्या हो गया, ये जीजा हो गया पृथ्वीराज का, क्या हो गया, बहनोई हो गया, जीजू हो गया। अब जब आपको पता है जब पृथ्वीराज के ऊपर संकट आया तो अब इसकी सहायता कौन करेगा, उसका जीजा करेगा। तो इसका जीजा सामंत सिंह सेना लेकर आता है मेवाड़ से, पृथ्वीराज की सहायता करता है, लेकिन पृथ्वीराज इस तराइन के प्रथम युद्ध में विजय होता है, लेकिन अपने जीजे को खो देता है, यानी ये सामंत सिंह मारा जाता है। दोस्तों ये चीज आप ध्यान रख लेना, उतार लो आप एक बार। हाँ, सामंत सिंह के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय का ये बहनोई था, जीजा था जिसको आप बोलते हो। बहन का नाम था पृथ्वीबाई प्रभा। इस पृथ्वीराज प्रभा का विवाह हुआ था इसके साथ में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की इसने सहायता की और युद्ध करता हुआ मारा गया, शहीद हो गया। समकालीन एक चीज ध्यान रखना, इसका जो समकालीन जालोर का शासक था वो था कीर्तिपाल। अब गुरुजी कीर्तिपाल के बारे में हमें क्यों बता रहे हो, ये पूछा भी जा सकता है, समकालीन शासक कौन था, जालोर का कीर्तिपाल था। लेकिन ध्यान रखना, कीर्तिपाल ने क्या किया था, आक्रमण किया था आहड़ पर। इसकी राजधानी आहड़ थी और आहड़ पर इसने आक्रमण किया था और कीर्तिपाल ने अधिकार कर लिया था आहड़ पर। किस पर अधिकार कर लिया, आहड़ पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद में क्या हुआ, जब इसका सामंत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था, कुमार सिंह। कुमार सिंह ने पुणे आड़ पर अधिकार कर लिया था, पुणे आड़ को जीत लिया था। तो ये लिखो, इतना सा समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको अच्छे ढंग से। सामंत सिंह का इतिहास लिखो, देखें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मेवाड़ का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको जल्दी पूरा करवा दूंगा, चिंता ना करें। हाँ, उतार लिया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अगला मेवाड़ का शासक है रावल जैत्र सिंह। इसका शासनकाल रहा 1213 से लेकर 1253 तक। जिसका हमें शासनकाल पता है उसकी हम डेट भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों जैत्र सिंह के बारे में। जैत्र सिंह वो प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ को बनाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता जैत्र सिंह को कहा जाता है। इसे 5 आंक का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में हम बात करें जैत्र सिंह के बारे में, तो जैत्र सिंह का जो काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। जैत्र सिंह का जो शासन काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहलाता है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना, स्टार मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। मध्यकालीन मेवाड़ का, किसका? मध्यकालीन मेवाड़ का, ये ध्यान रखना। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल इसका काल कहलाता है, लिख लो। दूसरी बात, इसे 5 आंक का राजा भी कहा जाता है, शासक कहा जाता है। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था जैतल देवी। क्या नाम था? जैतल देवी। इसने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ध्यान रख लेना। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जैतल देवी ने करवाया। और इसने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी जैत्र सिंह ने बनाया। देखो गुरुजी, इसने चित्तौड़गढ़ को राजधानी क्यों बनाया? आहड़ से, पहले राजधानी आहड़ थी, ध्यान रखना। आहड़ से चित्तौड़गढ़ राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि आप सभी को पता है मेवाड़ का दिल्ली के साथ हमेशा ही जो संबंध है वो खराब रहा था। दिल्ली से मेवाड़ पर बार बार आक्रमण होते थे और इसी वजह से जब भूताला का युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? जैत्र सिंह और जो दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश के बीच में और इसकी सेना के जैत्र सिंह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जैत्र सिंह की विजय हुई थी, लेकिन जब जैत्र सिंह को लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से आहड़ ठीक नहीं है तो इसने चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार पर स्थित किला है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी इसने बनाया भूताला युद्ध के बाद में। वो हम आगे पढ़ेंगे, दिल्ली के साथ जब संबंध पढ़ेंगे इसी के साथ में, ये ध्यान रख लेना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता इसे कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, ध्यान रखना। बाकी आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सबसे पहले चित्रांगद मौर्य से किसने छीना था? बप्पा रावल ने छीना था, लेकिन दशरथ शर्मा के अनुसार पूछे तो इसे कहा जाता है। दूसरी बात, मालवा की बात करें तो मालवा के साथ इसका संबंध देखते हैं। तो मालवा का शासक था देवपाल परमार। इस देवपाल परमार को इसने पराजित किया था। दूसरी बात, गुजरात का प्रतिहार शासक था उस समय वीर धवल। गुजरात का शासक कौन था? वीर धवल। इसको भी इसने पराजित किया। अगला नाडोल पाली का जो शासक था उदय सिंह, उस उदय सिंह को भी पराजित कर दिया था। उदय सिंह को जब हराया तो उदय सिंह बड़ा चालाक था। उदय सिंह ने क्या किया? अपनी पुत्री जिसका नाम था रुग्गा देवी, उदय सिंह की पुत्री का क्या नाम था? रुग्गा देवी। उस रुग्गा देवी का उदय सिंह ने विवाह करवाया। इस जैत्र सिंह के पुत्र जिसका नाम था तेज सिंह, इस तेज सिंह के साथ में अपनी पुत्री रुग्गा देवी का उदय सिंह ने विवाह करवाया। संबंधी बन गए दोनों। तो ये चीजें ध्यान रखना, जैत्र सिंह के बारे में लिख लो दोस्तों। प्रश्न इसके बारे में यही बनता है कि इसकी जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है जैत्र सिंह का काल। इसकी पत्नी थी जैतल देवी जिसने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसने सबसे पहले राजधानी चित्तौड़ को बनाया। ये चीज आप याद रख लेना, ये चीजें पूछी जाती है। और दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता इसको कहा जाता है। लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोककर आपने लिख लिया होगा, नोट्स बना रहे होंगे आप साथ में। अब देखो जैत्र सिंह का दिल्ली के साथ राजधानी जो दिल्ली थी उसके साथ क्या संबंध रहा, ध्यान रखना दोस्तों। जब जैत्र सिंह जब शासक बना था उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। अब देखो इल्तुतमिश सेना भेजता है, ठीक है, इसके ऊपर आक्रमण करता है मेवाड़ पर। तो उस समय देखो युद्ध होता है, एक तरफ जैत्र सिंह है, दूसरी तरफ दिल्ली है, दिल्ली का शासक इल्तुतमिश है। इनके बीच में युद्ध होता है 1226 में, जिसे बोलते हैं भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध हुआ था। भूताला कहां पर है? राजसमंद जिले में है। तो इनके बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में पराजय किसकी हुई? इल्तुतमिश की हुई। किसकी हुई? इल्तुतमिश की। जैत्र सिंह इस युद्ध में विजय होता है और भूताला युद्ध के बाद में जैत्र सिंह अपनी राजधानी आहड़ से किसको बनाता है? चित्तौड़गढ़ को बनाता है। यह चीज आप ध्यान रखना। दूसरी बात करें, इल्तुतमिश के बाद में आपको पता है कि रजिया सुल्तान भी शासक बनी थी, एकमात्र महिला मुस्लिम सुल्तान बनी थी, ध्यान रखना, रजिया सुल्तान। उसके बाद में भी बहुत सारे शासक बने हैं। उसके बाद शासक बनता है दिल्ली का नासिरुद्दीन। कौन बनता है? नासिरुद्दीन फिर आक्रमण करता है मेवाड़ पर 1248 में। कब करता है? 1248 में करता है। लेकिन इस युद्ध में जैत्र सिंह की विजय होती है और नासिरुद्दीन क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, हार जाता है युद्ध में। तो इस प्रकार से इनका दिल्ली के साथ संबंध रहा था। ये आप उतार लो दोस्तों, ये चीज आप लिख लो। भूताला का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था? 1226-27 में हुआ था। उतार लिया होगा आपने, रोकर आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं।
मेवाड़ का अगला शासक है रावल तेज सिंह। शासनकाल 1253 से लेकर 1273 तक। इसने उपाधि धारण की। अरे इनको कोई दूसरा आकर उपाधि थोड़ी देता, खुद ही धारण कर लेते। इसने उपाधि धारण की महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की इसने उपाधि धारण की। किसने धारण की? रावल तेज सिंह ने, ध्यान रखना। और ये रावल शाखा की शुरुआत किसने की थी? सेम सिंह ने की थी। ठीक है, एक यहां पर मैंने स्टार लगाया है, इसका मतलब गुरुजी ये प्रश्न या तो पूछा जा चुका है, पहले परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। रावल तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 ईस्वी में कमल चंद्र नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। यह ध्यान रख लेना दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, आरएस एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है, कांस्टेबल तक एग्जाम में यह प्रश्न आता है। किसके शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 में कमल चंद्र नामक चित्रकार ने चित्रित किया? तो रावल तेज सिंह के शासनकाल में। यह तो होगी इसकी उपाधि और ये चित्र। अब बात करते हैं इसका दिल्ली के साथ संबंध। ठीक है, इधर है अपने तेज सिंह जी। कौन है? अपने महारावल रावल तेज सिंह जी है। ठीक है गुरुजी, इधर मैं बात करता हूं तो इधर अपन का है दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान है नासिरुद्दीन है। कौन है? नासिरुद्दीन, वही जिसको जैत्र सिंह ने पराजित किया था, वही नासिरुद्दीन। इस नासिरुद्दीन का एक मंत्री है, उस मंत्री का नाम है बलवन। मंत्री का क्या नाम है? बलवन। और ये बलवन कौन है? ये अपना नागौर का जागीरदार है। नागौर का जागीरदार है। कौन है? बलवन। ठीक है गुरुजी, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन इस नासिरुद्दीन, ये नासिरुद्दीन है, इसका एक अमीर है। इस अमीर का नाम है, क्या नाम है? हमामुद्दीन। क्या नाम है? हमामुद्दीन इसका अमीर है। इस हमामुद्दीन के कहने पर इस बलवन नासिरुद्दीन ने क्या किया? इस बलवन को नागौर की जागीर छीन ली और इसको राज्य से निष्कासित कर दिया। किसको निष्कासित कर दिया? बलवन को। अब बलवन ने सोचा मुझे राज्य से निकाल दिया, सुल्तान की नजर में मेरी इज्जत है वो डाउन हो चुकी है, तो ये क्या करेगा? इसने सोचा कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। बलवन ने सोचा मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा और मेवाड़ के शासक तेज सिंह को पराजित करूंगा और सुल्तान की नजर में फिर मेरा वर्चस्व कायम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, उसी समय क्या होता है दोस्तों, जो ये नासिरुद्दीन है इसका एक भाई है। उस भाई का नाम क्या है? उस भाई का नाम है कुतलक खां। क्या नाम है? कुतलक खां इसका भाई है। 1255 और 56 में इसका भाई है, वो नासिरुद्दीन के साथ विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है और यहां से भाग जाता है। इसका यहां से भागकर ये इसका भाई है, किसका भाई है? दिल्ली का जो सुल्तान है नासिरुद्दीन, इसका भाई जिसका नाम है कुतलक खां, ये भागकर आ जाता है मेवाड़। मेवाड़ के राजा तेज सिंह की शरण में आ जाता है। कौन आ जाता है? कुतलक खां। अब नासिरुद्दीन सोचता है कि अब इस गद्दार का क्या करें। फिर नासिरुद्दीन को अपने मंत्री, अपने विद्वान बलवन की याद आती है। बलवन को वापस बुलाता है और बोलता है कि बलवन, तुझे मैं वापस नागौर की जागीर दे दूंगा, तुझे एक मेरा काम करना होगा, तुझे मेवाड़ पर आक्रमण करना होगा और अपने भाई को वापस लाना होगा। तो उसी समय कहते हैं बलवन सेना लेकर कहां पर आता है? यहां पर आता है भाई तेज सिंह के ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में होता क्या है गुरुजी? इस युद्ध में बलवन भी पराजित हो जाता है, तेज सिंह इस युद्ध में विजय होता है, बलवन वापस भाग जाता है। तो ये रहा था इसके बीच में। अगली बात करें तेज सिंह की, इधर अपने मेवाड़ के तेज सिंह जी है और नीचे अपना गुजरात है। इसके बॉर्डर पर गुजरात का शासक था बिसलदेव। कौन था? बिसलदेव। बिसलदेव आक्रमण करता है 1260 में तेज सिंह के ऊपर, लेकिन बिसलदेव भी क्या हो जाता है? इसके सामने धराशायी हो जाता है, पराजित हो जाता है। और इस समय कहते हैं कि तेज सिंह एक उपाधि धारण करते हैं। उस उपाधि का नाम क्या है? क्या उपाधि धारण करते हैं? उमा पतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप की ये उपाधि धारण करता है। तो ये थे अपने तेज सिंह जी। उतार लो मेरे दोस्तों, ये तेज सिंह जी का हो गया इतिहास। आशा करता हूं कि आपने ये एक चीज नोट कर ली होगी स्टार लगाकर, जो कि एग्जाम में इसके संबंधित पूछी जाती है। क्लास को रोककर उतार लो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं मैं आपको, रोककर आप उतारे ताकि समय की बचत हो सके। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अपना अगला शासक बनता है रावल समर सिंह। कौन बनते हैं? समर सिंह जी बनते हैं। 1273 से लेकर 1302 तक ये शासक रहे। इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है त्रिलोका। त्रिलोका का मतलब है त्रिलोक विजयी, त्रिलोक विजेता। त्रिलोका की इसने उपाधि धारण की। ठीक है गुरुजी। इसने जीव हत्या पर रोक लगाई थी। जीव हत्या पर रोक लगाने वाला प्रथम शासक, जीव हत्या पर रोक लगाने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? समर सिंह था गुरुजी। कौन था? समर सिंह था। ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसके दरबारी विद्वान, दरबारी प्रमुख शिल्पी, उनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम है रतन प्रभु सूरी, पासुरचंद्र, भाव शंकर और दया शंकर। ये इसके प्रमुख दरबारी थे। इसके प्रमुख शिल्पी की बात करूं तो इसके
प्रमुख जो शिल्पी थे वो थे करम सिंह, पदम सिंह और कैल सिंह। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि करम सिंह, पदम सिंह, कैल सिंह ये किसके प्रमुख दरबारी शिल्पी थे? तो प्रमुख ये शिल्पी थे समर सिंह के। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर बात करते हैं, एक तरफ अपने मेवाड़ के हैं समर सिंह, कौन है? मेवाड़ के राजा है समर सिंह। ठीक है गुरुजी। दूसरी तरफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। इसके देखो समकालीन शासक रहते हैं, एक तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के और एक अलाउद्दीन खिलजी। तो एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, दिल्ली का शासक है, सुल्तान है। दूसरी गुजरात, नीचे गुजरात है, गुजरात का शासक कौन है? गुजरात का शासक है कर्णदेव। कौन है? कर्णदेव। इस कर्णदेव का एक मंत्री है जिसका नाम है माधव। कर्णदेव का मंत्री है जिसका नाम है माधव। माधव क्या करता है? ये माधव अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और इसको युद्ध के लिए उकसाता है कि अलाउद्दीन खिलजी आप सेना भेजो और गुजरात पर आक्रमण करो। तो अलाउद्दीन खिलजी को इतना ही चाहिए था। इसका एक ये भी साम्राज्यवादी इसकी विस्तार, इसकी नीति थी, साम्राज्य का विस्तार चाहता था। इसने क्या किया? अपना जो सेनापति था उल्गू खां, उल्गू खां का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। यदि आपने उल्गू खां का नाम नहीं सुना तो आपने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। तो ये उल्गू खां सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। ये उल्गू खां सेना लेकर जाता है, अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं जाता, उल्गू खां सेना लेकर जाता है। कहां पर जाता है? गुजरात की तरफ बढ़ता है। गुजरात की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में मेवाड़ आ जाता है। गुजरात जाने से पहले मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर मेवाड़ की फौज को पता चलता है कि यहां से कोई दिल्ली से सेना गुजरात की तरफ जा रही है। तो यहां पर मेवाड़ की फौज क्या करती है? उल्गू खां की सेना के ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर आक्रमण कर देती है। और इस स्थिति में क्या होता है? उल्गू खां इस युद्ध में पराजित होता है और वापस दिल्ली भाग जाता है। इस प्रकार से जो गुजरात है यहां तक इनकी सेना नहीं पहुंच पाती है। तो ये यहां पर इसका मैटर रहा था। तो इतना आप याद कर लो दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही उतार लो और अगली क्लास में हम आगे से इतिहास पढ़ेंगे। यहां तक आप रावल समर सिंह बाद 1302 तक का इतिहास आप मेवाड़ का लिख लें। अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। तो उल्गू खां को पराजित किया था समर सिंह की सेना ने। हाँ, उतार लिया होगा आशा करता हूं। अब नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास को शेयर कर दिया करो, नीचे कमेंट आप करके बताया करो कि आपको कैसी लग रही है क्लास। कोई आपको परिवर्तन चाहिए तो भी आप बताएं। डिजिटल बोर्ड की मांग है तो हम जल्दी डिजिटल बोर्ड भी लेके आ जाएंगे, आप चिंता ना करें, आपकी जो मांग है उसके अनुसार।